बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड या बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये। हम इस चैप्टर को थोड़ा क्विकली करेंगे और बहुत सारे टॉपिक जो है उनको हम डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। और जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास बेसिक क्वांटम केमिस्ट्री क्या थी और क्लासिकल क्वांटम केमिस्ट्री क्या थी। कुछ एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, ठीक है, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का या डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है वो देख लेंगे, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है वो देख लेंगे। लेकिन आप लोगों ने जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, या प्लास थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है या मैकेनिक्स क्या है, और इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डीलिंग with the behavior of matter under the action of forces is called mechanics, ठीक है। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसके ऊपर क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, अगर वो मोशन शो कर रहा है या वो उसके ऊपर किस तरह का वो बिहेवियर शो करता है फोर्स लगाने की वजह से, तो वो सारी की सारी जो बिहेवियर है वो मैकेनिक्स के अंदर आता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ मैटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर आप देखें कि जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आया था, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं आया था या प्लास थ्योरी नहीं थी, ठीक है, तो उससे पहले जो लॉज ऑफ मोशन थे वो हमारे पास क्या थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थे, ठीक है। न्यूटन की थ्योरी पे, न्यूटन की जो लॉज पे पार्टिकल्स की स्टडी की जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये जो इसको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, यानी कि 20th सेंचुरी से पहले पहले जो भी बिहेवियर स्टडी किया जा रहा था वो लार्ज पार्टिकल्स या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके किया जा रहा था, तो इसलिए हम ये इसको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जस्ट मींस प्री 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि ये 1800 समथिंग वाले आगे ईयर से लेके 1900 वाले ईयर से पहले पहले तक, ठीक है, जब तक प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या आइंस्टाइन थ्योरी डेवलप नहीं हुई थी, तो वो सारे के सारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाते हैं या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। जस्ट मीन्स प्री 20th सेंचुरी फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्री 20th सेंचुरी फिजिक्स है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये न्यूटन मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे डील करी है कि वहां पे हमारे पास कहते हैं हम लार्ज ऑब्जेक्ट यानी वो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही थी, उनके मोशन की बात हो रही है जो हम आप ये कह लें कि नेकेड आइट से देख सकते हैं, ये जैसे कार की मूवमेंट है, लार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट है, किसी भी पत्थर की मूवमेंट है, ठीक है, यानी लार्ज ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है ना इस पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड एन एक्यूरेट मींस ऑफ डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ बॉडीज पोजेसिंग आर्बिट्रेरी वेलोसिटीज, ठीक है, कि जो उन मॉलिक्यूल की बात करी थी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और उनकी आर्बिट्रेरी वेलोसिटी है, यानी कि उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट है किसी भी सब्सटेंस की कि जितनी स्पीड लाइट की है उतनी है, अगर किसी की हो तो फिर हम उनको डिटरमिन नहीं कर सकते, यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनकी नॉर्मल सी ऑर्डिनरी वेलोसिटी है उन पे डील करी थी न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो और इसी तरह इसको न्यूटन मैकेनिक्स कह देते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स कह देते हैं। लेकिन जो हमारे पास 1900 या जिसे हम 20th सेंचुरी कहते हैं, वहां पे क्या हुआ कि न्यू एक्सपेरिमेंट किए गए। अब ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को जो है उनके बिहेवियर को डिटरमिन नहीं कर सकी थी, ठीक है, ये उसके फेलियर्स हैं, हम उसकी लिमिटेशन नीचे देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि जब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की गई तो बहुत सारे लॉज जो हैं ये हमारे पास क्या थे कि
उनसे जो रिजल्ट आए डेविएशन होगी। तो इसलिए हमारे पास एक नई ब्रांच आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द फिजिकल फिनोमेना अकरिंग ऑन वेरी स्मॉल स्केल। कि जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं उनको स्मॉल स्केल पे ले रहे हैं, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस की जो मोशन है या एटॉमिक बिहेवियर है किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी एटम के, ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी की गई वो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी की थी। ठीक है, यानी ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स लेते हैं या इसे वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। और हमारे पास क्या है, जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको स्टडी करने के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डील करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं कि हमारे पास लिमिटेशन क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स के। क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली ब्रेक डाउन इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, कि ये हमारे पास एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेक डाउन है, यानी ये पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कैसे? सच एज ट्रेवलिंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको भी उसके बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकती। जैसे ऊपर मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल की ऑर्डिनरी वेलोसिटीज के साथ ये उसको एक्सप्लेन कर सकती है उसके बिहेवियर को, लेकिन हाई स्पीड होगी तो ये नहीं करेगी। ठीक है, बीइंग नियर एक्सट्रीमली हाई ग्रेविटी या हाई ग्रेविटी के नजदीक कोई पार्टिकल्स हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगी उसके बिहेवियर को। ठीक है, या और डीलिंग विद दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ठीक है, इनको डील नहीं करें, यानी एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर ये फेल हो जाती है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ये तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील कर रही है। क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट अकाउंट फॉर द फैक्ट that energy can only be exchanged by tiny packets of a given minimal energy। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं करती कि एनर्जी जब एक्सचेंज हो रही है वो एनर्जी के पैकेट जिसे हम क्वांटा कहते हैं, ठीक है, या उसकी फॉर्म में ये ट्रांसफर होगी। बल्कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि ये एनर्जी चाहे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। हम कोई भी किसी भी सिस्टम से एनर्जी ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का रॉन्ग था। देयरफॉर इन क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है, ये कहती है कि कंटिन्यूसली एनर्जी ने इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है। व्हाइल इन क्वांटम मैकेनिक्स इट कैन ओनली डिक्रीज और इंक्रीज बाय टाइनी स्टेप्स। ठीक है, यानी स्पेसिफिक अमाउंट होगी, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगी। स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स है या स्मॉल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है किसी भी सिस्टम की। क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि कुछ टाइम पे हमारे पास क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बिहेव करें कि वेव लाइक। ठीक है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि पार्टिकल्स जो हैं वो वेव लाइक भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल्स लाइक भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है उनकी वेवलेंथ कितनी एमिट हो रही है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। ठीक है, equivalently one can talk about the introduction of the uncertainty principle that basically tells the more precisely you will measure a particle position, the less precisely you will measure its speed। ठीक है, कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी क्लासिकल मैकेनिक्स, ना ही वेव मैकेनिक्स के बारे में ये जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देख सकी थी। हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल्स की एग्जैक्टली पोजीशन मेजर करते हैं तो आप उसकी स्पीड नहीं बता सकते, या अगर आप स्पीड उसकी एग्जैक्टली मेजर करते हैं तो उसकी आप पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, दिस इज नॉट सीन एज एन ऑब्जर्वेबल
observational limit due to the weakness of instrument used or the human operator but as fundamental one कि ये इसलिए नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट हमें बता नहीं सकता या किसी ह्यूमन एरर की वजह से आ रहा है, लेकिन ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आप देखो कि अगर आप स्पीड बता रहे हो तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स के बारे में, या यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी क्लासिकल मैकेनिक्स। द क्लासिकल मैकेनिक्स प्रेडिक्टेड दैट not object would instantly radiate away all their heat into electromagnetic radiation. The calculation, which was based on Maxwell equation, showed that the radiation rate went to infinity as electromagnetic wavelength went to zero. कि यहाँ पे ये एक्चुअली ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की डिटेल में आ रहा है कि ये जो है कि क्लासिकल मैकेनिक्स की ये है कि अगर हमारे पास क्या है कि अगर कोई बॉडी रेडिएट कर रही है तो वो कंटिन्यूसली जो है रेडिएट करती रहेगी इतनी देर तक कि जब तक उसके पास सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, कि इसको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। और ये मैक्सवेल लॉ के ऊपर या मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर जो है डिपेंड कर रही थी कि ये हमारे पास क्या है कि रेडिएशन रेट जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है, कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ जो है वो कम करते जा रहे हैं, यानी कि वेवलेंथ कम कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है या एनर्जी इमिट हो रही है। आपको पता है एनर्जी का वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ये ऐसा होना चाहिए कि जब रेडिएशन उस टाइम मैक्सिमम हो गई जब वेवलेंथ क्या हो जाए जीरो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ठीक है, वो कोई भी पार्टिकल एक स्पेसिफिक अमाउंट में स्पेसिफिक लिमिट में एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें इसको करेक्ट करवाया, ठीक है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुई थी। द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, यानी कि ये था कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं तो पार्टिकल की एनर्जी पहले अगर आईआर में है फिर विजिबल में है, उसके बाद हायर एनर्जी में अल्ट्रावायलेट में चली जाएगी, ठीक है, उससे भी हायर पे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है। द प्लैंक्स solved the problem by postulating that electromagnetic energy was emitted in a quanta with E energy is equal to h nu, ठीक है, कि प्लैंक्स ने कहा कि हमारे पास क्या है कि ऐसा नहीं है कि एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में एमिट होती रहेगी और जैसे वेवलेंथ जीरो होगी तो एनर्जी इन्फिनिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में यानी स्पेसिफिक क्वांटा की फॉर्म में रिलीज होती है, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलेट करती है। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच से हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट था और न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थी, ठीक है, कि किस फ्रिक्वेंसी से लाइट एमिट हो रही है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को प्रॉपरली क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बल्कि प्लैंक्स ने इसको जो है प्लैंक्स थ्योरी के बेस पे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स प्रेडिक्टेड दैट द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन orbiting the nucleus would radiate their energy away and spiral into the nucleus। कि अब जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, बल्कि रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें उसने ये कहा कि अगर एटम में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके एक्सेलरेशन मोशन शो कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मोशन शो कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी भी उनकी लूज होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो है न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो उसकी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। तो ये भी एक क्लासिकल मैकेनिक्स की
लिमिटेशन थी कि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में या एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि किसी एटम की स्टेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए और एटम जो है वो खत्म हो जाए। दिस क्लियरली डिड नॉट हैपन, ठीक है, कि ये ऐसा नहीं होता। द एनर्जी रेडिएटेड बाय द एटम्स आल्सो कम आउट इन क्वांटाइज्ड अमाउंट। क्वांटाइज मीन एक स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है, हमारे पास आती है। The energy radiated by atom also come out in quantized amount on contradiction to the prediction of classical physics, कि ये classical physics से contradict कर रही है, यानी कि ये opposite है। The Bohr atom postulated at angular momentum quantization rule L is equal to NH, where N की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 2 3 ये ऑर्बिट है, एंड गेव द राइट रिजल्ट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, कि अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो क्या हो गया कि वो उसमें लिमिटेशन थी, प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद बोहर ने एटॉमिक पोस्टुलेट दिया, ठीक है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो उसने ये कहा कि अगर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करें तो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करें, ठीक है, ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं एन वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे कहते हैं हम, के N1 में घूम रहा है, N2 में घूम रहा है, 3 में घूम रहा है, ये अब लोगों ने FSC में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है कि उसने पोस्टुलेट किया कि मॉलिक्यूल हैव एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और उसके क्वांटाइजेशन रूल क्या है कि उसको हम निकाल कैसे सकते हैं। एच का हमारे पास क्या है, क्वांटम प्लास कांस्टेंट है, और एन जो है उसके ऑर्बिटल हैं, ठीक है, कि उसकी बेस पे उसने रिजल्ट शो किए और एटम की स्टेबिलिटी बताई, और साथ साथ जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी बताया, या हाइड्रोजन के एटम के बारे में भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। बट टर्न आउट टू बी रॉन्ग सिंस द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हैज जीरो एंगुलर मोमेंटम। इट टुक अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन द एटॉमिक एनर्जी स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब बोहर ने क्या किया था कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेंगे, तो जो इसका स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी कंटिन्यूस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब एक्सप्लेन किया गया तो ये जो स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का, ये कंटिन्यूस नहीं आता बल्कि डिस्क्रीट आता है, डिफरेंट लाइन नजर आती हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बाल्मर सीरीज, ठीक है, या पिफंड सीरीज, या पास्टन सीरीज फॉर हाइड्रोजन, कि ये हमारे पास क्या है कि जो इसकी स्पेक्ट्रा आ रहा है, यानी ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो भी एक स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड अमाउंट में होगा, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। इसी तरह जो 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट आप देखें कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको आइंस्टाइन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास क्या था कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि जब भी किसी भी मेटल के ऊपर लाइट स्ट्राइक होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो हमारे पास जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, यानी सर्किट के अंदर जा रहे हैं और करंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में एमिट होगी, ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात की थी। लेकिन आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन किया था कि ये रेडिएशन जो है किसी भी ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में ऐड हो रही है या एमिट हो रही है तो वो क्वांटाइज फॉर्म में है, वो जो है कंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी नहीं होगी। इसी तरह क्वांटम का था स्पेसिफिक हीट के बारे में जो एक्सप्लेनेशन थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे सकी थी, लेकिन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन होगी थी। तो ये हमारे पास लिमिटेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है। The failure of classical mechanics देख लेते हैं हम। The classical Newtonian mechanics is based on Newton's law of motion, कि ये हमारे पास क्या है, न्यूटन लॉ पे बेस करिए, and provide an accurate mean of determining the motion of body possessing or ordinary velocity, ठीक है, कि वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंसेस जिनकी ऑर्डिनरी वेलोसिटी है या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो हम उनके ऊपर ये न्यूटन
न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। It has been realized that classical mechanics has fair shortcomings, particularly when applied to a system in which only small energies are transferred। ठीक है, जब small energy का transfer होना है तो उसमें ये इसको fulfill नहीं करती, explain नहीं कर सकती। To appreciate these shortcomings, we need to know that classical mechanics is based on three obvious assumptions। कि classical mechanics क्या थी, three assumption पे base करी थी। पहली क्या है, a particle travel in a trajectory path। ठीक है, कि एक ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा होता है कोई भी पार्टिकल, वो क्या होता है, अ पाथ विद द प्रिसाइज मोशन एंड मोमेंटम, यानी p इज इक्वल टू mv एट ईच इंस्टेंट। कि ये हमारे पास क्या है कि पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है वो उसकी क्या है, प्रिसाइज मोशन है, उसका मोमेंटम है। ठीक है, यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला आ गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम पार्टिकल्स की मोशन और जो है उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती थी कि हम पोजीशन भी बता सकते हैं, उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं। तो ये इसकी पहली शॉर्टकमिंग थी। ठीक है, एनी टाइप ऑफ मोशन कैन बी एक्साइटेड टू अ स्टेट ऑफ आर्बिट्रेरी एनर्जी। यहाँ पे क्या था कि एनर्जी जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगी और हम किसी भी एनर्जी के बारे में डील कर सकते हैं, या किसी भी एनर्जी को आप ये कह सकते हो कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे इनफिनिट या आर्बिट्रेरी एनर्जी जो है लेवल पे भी किसी भी पार्टिकल्स को एक्साइट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हमने किसी मॉलिक्यूल को एक्साइट करना है एक लेवल से दूसरे लेवल पे या तीसरे चौथे पे जाना है तो वो एक स्टेप वाइज जाएगा। ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस में उसके अंदर एक्साइटेशन हो। ठीक है, द वेव एंड पार्टिकल आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से हमारे पास क्या है कि वेव और पार्टिकल जो हैं वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। कि ये वेव, अब हम तो कहते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट की मैक्स प्लांक्स की इक्वेशन के थ्रू, ठीक है, या उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू। लेकिन पहले हमारे पास क्या था, 20वीं सेंचुरी से पहले क्या था कि पार्टिकल्स नेचर कुछ और थी और वेव नेचर, इनकी बेस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते थे, यानी दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। These assumptions agree with the everyday evidence। ठीक है, for everyday experience however does not extend the behavior of individual atom and subatomic particles। कि उस टाइम पे ये क्या था कि ये लार्ज ऑब्जेक्ट के लिहाज से जब देखा जाए, आपको पता है लार्ज ऑब्जेक्ट की अगर हम वेवलेंथ देखें तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं थी उस टाइम पे, तो इसलिए ये कहा जाता था कि वेव नेचर कुछ और है, पार्टिकल नेचर कुछ और है, या ये कॉन्सेप्ट कुछ और है, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे थे। और जो इंडिविजुअल पार्टिकल थे उस टाइम एवरीडे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो लार्जर पार्टिकल्स पे हो रहे थे। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक एटम पे या इलेक्ट्रॉन पे या न्यूक्लियस के ऊपर की बेस पे जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे थे। दी एक्सपेरिमेंट सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, the Compton effect has shown that the laws of classical mechanics, and particularly the three basic assumptions, fail to account for the observed behavior of very small particles। ठीक है, कि ये small particles को डील नहीं करती, उनके behavior को स्टडी नहीं कर सकती। Classical mechanics is in fact only an approximate description of the motion of particles। ये हमारे पास approximate description है motion of particles की, and the approximate is invalid when it is applied to a molecule, atom and electron। ठीक है, तो जब ये इसकी assumptions को हम इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये इनवैलिड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। आपको पता है कि एनर्जी किसी भी स्टेट से हम दूसरे स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाह रहे हैं या किसी भी चीज को, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या अमिट होती है, तो वो एक क्वांटा की फॉर्म में यानी पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में अमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम क्वांटा कहते हैं। यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी या जो है हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन जो है वो हमारे पास मैक्स प्लांक ने दिया था 19 में, और इसी की बेस पे हमारे पास क्या है
इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। बाद में 19th सेंचुरी में ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किए गए थे। ओके, अब हमारे पास क्या है, the concept of quantization in 1900 Max Planck proposed a hypothesis that black body radiates energy not continuously, कि ये continuously energy को radiate नहीं करती but discontinuously in energy packet called as quanta, ठीक है। the Albert Einstein in 1905 postulated that all radiant energy must be absorbed or emitted by a body in a quanta whose in quanta whose magnitude depend upon the frequency according to the equation, कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या मिट हो रही है किसी भी बॉडी से, तो वो स्पेसिफिक जो पैकेट्स की फॉर्म में होगी या क्वांटा की फॉर्म में होगी, और वो जो है जितनी भी एनर्जी क्वांटा की फॉर्म में एब्जॉर्ब या मिट हो रही है वो एनर्जी की या फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। कि E इज इक्वल टू एच न्यू, एच की हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी पे। तो हम इसको कह सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर E इज द क्वांटम एनर्जी रेडिएटेड, कि कोई भी जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हम ऑर्बिट की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, 1 2 3 वैल्यूज की आ जाएंगी, ठीक है। एंड न्यू इज द फ्रिक्वेंसी एंड एच इज द कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको पता है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली करना चाह रही हूँ। Furthermore, Einstein argued that radiation is not only emitted or absorbed in quanta, but it is also propagated through the space in this unit called the photon of light, कि ये क्वांटा की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या मिट होती है, और अगर ये स्पेस में भी जा रही है तो ये इसको हम फोटोन ऑफ लाइट कहते हैं, या एक क्वांटा को हम क्या कहते हैं, फोटोन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, कि ये स्पेस में इस तरह मूव कर रही है, यानी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसको हम photon of light कह रहे हैं। The spectroscopic measurement have shown that the energy of molecular oscillation is quantized, कि molecular oscillation आपने पढ़ा हुआ है, जैसे वाइब्रेशन है कि मॉलिक्यूल एक कंटिन्यूसली किसी मीन पॉइंट के ऊपर आगे नीचे मूव करने हैं, तो वो भी एनर्जी उसकी कितनी है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, या वापस आने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अगर एमिट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। यानी वाइब्रेशनल एनर्जी की, या आप इवन देखोगे रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये सारी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती हैं, यानी स्पेसिफिक होती हैं एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए। द अलाउड एनर्जी लेवल्स आर, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी की बात हो रही है कि E इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू, ठीक है। विच इज वेरी नियरली व्हाट प्लांक्स अज्यूम व्हेन वेयर n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, के ये वाइब्रेशनल लेवल है, 0 है, 1 है, 2 है, इस लेवल पे। इसी तरह अब क्या किया था, बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया था एटम के बारे में, ठीक है। तो उसने भी कहा कि एनर्जी जो है हमारे पास क्वांटाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। इन 1913 नील्स बोहर postulated the energy of an electron in an atom is quantized, के इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नॉट फ्री टू हैव जस्ट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है कि इसके पास एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, बल्कि इसके पास भी स्पेसिफिक एनर्जी होती है, बट ओनली सर्टेन स्पेसिफिक डिस्क्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इसके पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है। बोहर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट दैट देयर आर definite energy levels or stationary states within the atom in which the electron possesses a definite and invariable energy content। उसने ये बताया था कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी एक लेवल पे मूव कर रहे हैं, किसी एक स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो तब उसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी है, लेकिन एक लेवल से दूसरे लेवल पे उसने जाना है तो वहां पे उसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज हो जाती है। Bohr introduces the concept that quantized electronic energy level account for a linear line spectra, कि इसी बेस पे वो जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की बात की थी, तो हमारे पास क्या है कि जो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखा गया है, यानी कि वो भी तो एक सबसे सिंपलेस्ट एटम है हमारे पास, तो वो भी एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में है, तो इसलिए हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। क्वांटम मैकेनिक्स ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकल,
in a box have shown that energy of particle is quantized in term of 3 quantum number। कि आगे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखनी है तो वहां पे भी हम एनर्जी के बारे में देखेंगे तो कि वो हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है कि पार्टिकल्स के पास स्पेसिफिक एनर्जी है। Moreover, the concept of energy quantization is inherent in the wave mechanics कि ये हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन इसकी बेसिस है वेव मैकेनिक्स की, ठीक है। The quantum mechanic model of atom consider electron to behave as waves and the consequence of this is that their energies and distribution in space are both quantized, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब देखो पार्टिकल स्मॉल है तो उसकी हम वेवलेंथ को भी डिटरमिन कर सकते हैं या उसकी वेव लाइक नेचर को भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। कि उनकी एनर्जी या उनकी जो वेवलेंथ है वो भी हमारे पास क्या है कि एक्चुअली एनर्जी की बात हो रही है कि वो भी क्वांटाइज्ड है। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी है, ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, या इसके अलावा कोई और एनर्जी है तो वो भी हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। The quantization of electronic energies can be described in terms of shells, subshell and orbitals which are discrete energy level set and subset। आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है, या एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, शेल के अंदर आप या सब शेल भी होते हैं, ठीक है, या इसी तरह ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन सब के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मौजूद है तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि फोटॉन एंड क्वांटा को देख लेते हैं। व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे एमिट एनर्जी, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो वो एनर्जी एमिट करेगा। मैक्स प्लांक कंज्यूम दैट एनर्जी कैन बी रिलीज और अब्जॉर्ब बाय एटम ओनली इन चंक्स ऑफ मिनिमम साइज, कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो चाहे अब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है। प्लांक गेव द नेम क्वांटम, ठीक है। चंक को या मिनिमम साइज को उसने कहा ये क्वांटम है, मीनिंग फिक्स अमाउंट to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed by the as electromagnetic radiation. He proposed that the energy E of a single quantum equal to a constant time its frequency, कि एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी, E is equal to h nu, ठीक है। कि उस जितनी भी हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है वो इक्वल किसके है, हमारे पास h जो कि प्लांक्स कांस्टेंट था और फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है। द कांस्टेंट h is known as Planck's constant। It has the value of 6.60 into 10 raised to power minus 34 joule seconds, ठीक है, जिसको JS इसकी यूनिट्स के साथ लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है जॉल सेकंड। According to Planck's theory, the energy is always emitted or absorbed in whole number, ठीक है। एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो होल नंबर में है, जिसका मतलब उसके मल्टीपल होगा h न्यू के, ठीक है। जिसके लिए अगर आपने ऊपर देखा था n की वैल्यू लिखी हुई थी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये 1h न्यू हो गई या 2h न्यू होगी या 3h न्यू होगी, ठीक है। वी से दैट द अलाउड एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड, दैट इज देयर वैल्यूज आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन क्वांटिटीज। ये हाफ लेवल पे तो नहीं जाएगी ना, तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है या दूसरे से तीसरे लेवल पे जाना है, तो इस तरह एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी। ये तो नहीं अगर एक से 1.5 वाले में चली जाए, ठीक है। द नेम फोटोन इज गिवन टू अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। द यूनिट वेव ऑफ पल्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। और क्वांटम हमारे पास सिंगुलर होता है और जो है इसका जो प्लूरल है ये वो हमारे पास क्या होता है, क्वांटा होता है। Planck's rule regarding the gain or loss of energies are always same whether they are concerned both object on size scale of our ordinary experience or with the microscopic ऑब्जेक्ट के। प्लांक्स के जो रूल्स थे कि एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर भी अप्लाई होते हैं और माइक्रोस्कोपिक के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। कि एनर्जी जब भी एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगी बल्कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होगी या क्वांटाइज्ड होगी, इसको हम सिंपली कह देते हैं। फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमन द गेन और लॉस ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कंप्लीटली unnoticed,
ठीक है, कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जी का लॉस और गेन जो है वो नोटिसेबल नहीं होता व्हाइल डीलिंग विद द मैटर एट एटॉमिक लेवल, कि एटॉमिक लेवल पे यानी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटाइज एनर्जी इज फार मोर सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। Planck's description of black body radiations, Einstein's theory of radiation, and the Compton effect played a very important role in the discovery of quantum theory of radiations. According to this theory, radiation is considered capsular in nature, made up of discrete particle of energy, कि ये हमारे पास क्या स्पेसिफिक एनर्जी है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, और जिसको हम कहते हैं कि ये क्वांटा है या फोटॉन्स हैं। ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, कि हर क्वांटम की एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगी जिसे न्यू से रिप्रेजेंट किया गया था, हैव द सेम एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटा, जिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, यानी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, हमें पता है, वेयर एच इज कॉल्ड द प्लांक्स कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V, ठीक है, इन दी अबव इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ठीक है, कि सी हमारे पास क्या स्पीड और लैम्डा जो थी वेव लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, तो हम न्यू की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ से ये भी पता चलता है कि एनर्जी है जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास वेवलेंथ के, कि वेवलेंथ की ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और अगर कहीं पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो वहां पे एनर्जी जो होगी वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो थे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की डिसएडवांटेजेस और प्लांक्स थ्योरी जिसमें क्वांटा के बारे में